बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 और ये इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है, तो इसलिए पहले हम साइंस को डिफाइन करेंगे कि साइंस इज द नॉलेज दैट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। कि साइंस जो है वो इल्म है जो इस दुनिया को समझने की अकल अता करता है और हमें ये भी इससे पता चलता है कि ये इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो हम साइंस की मदद से समझते हैं। साइंस एक नॉलेज है और नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं कि सबसे पहले जब हमें कोई भी चीज नजर आती है तो हम एक उसके बारे में एक अपनी राय कायम करते हैं जिसको हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि हमने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट जो है वो हमने एक चीज को देखने के बाद दी है और वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमने स्टेटमेंट दी थी उसको प्रूव करने के लिए। फिर आगे आता है ऑब्जर्वेशंस, हम उस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं जो और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से अगर हमारी बात जो है वो प्रूव हो जाती है तो फिर वो जो स्टेटमेंट थी वो एक लॉ बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है साइंस का। तो ये तो थी साइंस कि साइंस जो है वो नॉलेज है जिससे हम इस दुनिया को और इस दुनिया के अंदर होने वाले सारे जो रिएक्शंस हैं या चेंजेस हैं, जो कुछ भी हो रहा है हम उसको समझते हैं, वो साइंस कहलाता है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। और स्टडी ऑफ मैटर में क्या आता है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। कि हम इसमें कितनी चीजें समझते हैं कि कोई भी चीज जो है वो, ये केमिस्ट्री वो ब्रांच है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और रिएक्शंस के बारे में बताती है। तरकीब का मतलब या कंपोजिशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई चीज है तो वो किससे मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ कि वाटर की हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर जो है कंपोजिशन अगर हम वाटर की देखते हैं तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं H2O। तो कंपोजिशन का मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये इसकी कंपोजिशन आती है। उसके बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर तो बन गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इसमें अरेंजमेंट क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अरेंजमेंट वाटर में इस तरह से है, ये एंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये उसकी जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाता है। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज में मतलब मैं वाटर की ही एग्जांपल दूंगी कि जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये इसका कलर कौन सा है, इसकी शेप कौन सी होती है, इसका टेस्ट क्या है और इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद इसके जो रिएक्शंस हैं वो आ जाएंगे कि ये किस किस चीज के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। कुछ चीजों को ये डिसॉल्व कर लेता है, कुछ चीज को डिसॉल्व नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कि इसमें हमने कंपोजिशन पढ़नी है, इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसमें प्रॉपर्टीज भी और उसमें केमिकल रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है कि साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हमें इतनी हर फील्ड में, जिंदगी के हर फील्ड में अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सहूलतें दी हैं और ये सहूलतें जो है वो जो केमिस्ट हैं उनकी मेहनत का फल है। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है उसको हम सारे तो नहीं लिख सकते, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ी सी एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कि साइंस ने हमारी किस तरह से हेल्प की है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइड अस लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कि जिंदगी के हर मैदान में साइंस ने हमारी हेल्प की है
और इसमें एग्जांपल हम लेते हैं पेट्रोकेमिकल की, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, जमीन से निकलता है तो हम उसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उसकी रिफाइनिंग करनी होती है। रिफाइनरी में हम लेके जाते हैं, उससे क्रूड ऑयल जो है उससे पेट्रोलियम बनता है, उससे गैसोलीन बनती है, उससे गैस बनती है, उससे केरोसिन ऑयल बनता है। तो ये सारा जो है मुख्तलिफ टेक्निक यूज करके हमने ऑयल को रिफाइन किया है। तो ये सब जो है वो केमिस्ट्री की मदद से है। इसी तरह से मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, और घर में जो हम यूज करते हैं सोप, डिटर्जेंट यूज करते हैं, फिर सीमेंट है, प्लास्टिक है, और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हैं। हम किसी भी फील्ड में देख लें, एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, हर जगह पे हमें जो है वो केमिस्ट्री का अमल दखल नजर आता है। उसके साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। हर चीज जो है उसको हम अगर अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो उसके फायदे होते हैं, अगर हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसी तरह से साइंस ने यहाँ पे तरक्की की है, उसके साथ साथ उसके काफी नुकसानात भी हैं कि टेक्नोलॉजी यूज हुई है जिसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनी है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनती हैं। तो जो वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट गैसेस हैं वो एयर में जाती हैं, और उसका जो वेस्ट वाटर है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है वो सी में या रिवर में या कैनाल्स में डाल दिया जाता है। तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है, और जो वेस्ट गैसेस जो निकलती हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी। तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री से, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री ने हेल्प की है। तो यहाँ पे वहाँ पे उसका नुकसान भी है कि न्यूक्लियर वेपन्स बन गए हैं जिसकी वजह से वो इतने डेंजरस हैं कि अगर ये यूज कर लिया जाए तो दुनिया से हम हर चीज खत्म हो जाएगी, और अगर कोई चीज बचेगी भी तो न्यूक्लियर वेपन से जो रेडिएशंस हैं उससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद न्यूक्लियर वॉर है, तो जब पहले जंग होती थी तो एक खास एरिया होता था यहाँ पे होती थी, और वो घोड़ों का इस्तेमाल और तलवारों का इस्तेमाल होता था। अब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल करके जो लोग जो एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में बैठ के ही तबाह कर सकता है, और ये जो है इसके नुकसानात भी है। तो इन सब नुकसानात के बावजूद केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुदरती वसाइल को तलाश करने और इन्हें महफूज करने का इल्म और तरीके भी बताती है कि यहाँ पे इसके नुकसानात हैं, फायदे ज्यादा हैं। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत जो है उसके लिए किस तरह से हमारी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह माहौल को हम पोल्यूशन से बचा सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से हम तलाश कर सकते हैं और इनको किस तरह से महफूज किया जा सकता है, ये वाले तरीके भी हमें केमिस्ट्री ही बताती है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको बस समझने की जरूरत है। एक दफा समझ लें तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी ब्रांच में हम क्या क्या स्टडी करते हैं और इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो ये है कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, कि केमिस्ट्री ने इतनी सहूलतें हमें हर फील्ड में प्रोवाइड की हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं। We all depend upon the living organisms, and living organisms depend upon the carbon dioxide, oxygen, water और अदर नेचुरल रिसोर्सेज। और केमिस्ट्री जो है उसका इनके साथ क्या ताल्लुक है? केमिस्ट्री प्रोवाइड्स अस नॉलेज टू एक्सप्लोर एंड प्रिजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये लिविंग थिंग्स को चाहिए होते हैं। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। हम प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और हम एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी जो सर्वाइवल के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से हमने एक्सप्लोर करना है, किस तरह से इनको प्रिजर्व करना है, वो हमें सब ये केमिस्ट्री से पता चलता है। और केमिस्ट्री जो है उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत वसी सब्जेक्ट है और इसलिए इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। फिजिकल केमिस्ट्री, it deals with the study of the relationship between the composition and physical properties of matter.
अब जो हम इसमें दो चीजें जो है वो स्टडी करेंगे। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो रिलेशन है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो अब हमारे पास एक आएगी कंपोजिशन और दूसरी आ जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कंपोजिशन जो है उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई जो सैंपल है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो वाटर में क्या चीज है, उसमें कंपोनेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर सॉल्ट है, हम खाते हैं, नमक खाते हैं, तो जो सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है, उसके कंपोनेंट कौन से हैं, सोडियम है और क्लोराइड है। तो ये जो कंपोजिशन है उसका और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। अब हम इसके कंपोनेंट को अगर देखते हैं, जैसे वाटर जो है उसके कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कौन सी है। हम देखते हैं वाटर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका कलर जो है वो कलरलेस है वाटर, इसकी शेप क्या है, हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वही शेप इसकी हो जाती है, इसका टेस्ट कोई नहीं होता। तो अगर हम दूसरा सब्सटेंस लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन सोडियम और क्लोराइड है, इसमें ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसका रिलेशन जो है वो कंपोनेंट्स के साथ है। जब कंपोनेंट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे वाटर के कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज से कंपेयर करें तो वो डिफरेंट आएंगी, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट डिफरेंट है। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड है, वाटर लिक्विड था, क्योंकि वाटर के कंपोनेंट जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसके दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। सोडियम क्लोराइड जो है इसके दरमियान में बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड है, और ये सॉलिड फॉर्म में है। अब वाटर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है और उसको अगर सोडियम क्लोराइड के साथ कंपेयर करें तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू वाटर। फिर इसका कलर ये व्हाइट कलर का होता है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, और वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में है, ये कलरलेस है। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता और इसका टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीजें जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं कंपोनेंट्स पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कंपोजिशन का और फिजिकल प्रॉपर्टीज का। और दूसरा है जो एप्लीकेशन ये है कि हम इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं। इसको अप्लाई करते हैं हम देखते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस एंड टेम्परेचर ऑन द मैटर। ये हम इसमें जो बेसिक जो है पॉइंट इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो हम कहेंगे कि एटम जो है वो क्या है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और सेंटर जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। न्यूट्रॉन जो है उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारा जो है वो हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब एटम जो है वो किस तरह से मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो NaCl है। तो ये कैसे बनता है, सोडियम और क्लोराइड के दरमियान में पहले जो है वो आयंस बनते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में ये बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे ये आयोनिक बॉन्ड है। तो ये हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो बना है, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। इसको हम स्टडी करेंगे इसमें। उसके बाद है बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, कि गैस, लिक्विड और सॉलिड जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका प्रेशर का इन पे इफेक्ट, और टेम्परेचर का इफेक्ट इन पे, ये सारा हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस एंड टेम्परेचर ऑन मैटर है, कि मैटर जो है वो मैटर में आप ये सारे मैटर ही है ना, लिक्विड, गैस और सॉलिड जो है ये मैटर है, तो इस पे रेडिएशंस का या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल गैस है, गैस को अगर हम हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड करती है, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और सॉलिड है उसको हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से हम जितनी भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उन पे रेडिएशंस का और टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। हम नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम
केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कहते हैं. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, और इनके डेरिवेटिव्स, इनको हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मीथेन गैस है जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं सुई गैस है. इसका ये फॉर्मूला होता है CH4. ये है हमारे पास मीथेन. अब ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन है. अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन है, और उसके बाद इसमें इसकी 4 वैलेंसी होती कार्बन की और 4 की 4 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, और इसमें दो ही एलिमेंट है हमारे पास, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन. अब ये जो है इसको ये ऐसे कहेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब इसके अलावा हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. जो हाइड्रोकार्बन है इसके डेरिवेटिव्स, मतलब इस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीथेन गैस है, अगर हम इसका एक हाइड्रोजन को किसी और एलिमेंट्स के साथ, किसी और एटम के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो वो इसका डेरिवेटिव बनेगा. फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे मैं लगा देती हूँ OH, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो है ये CH3. सिर्फ मैंने इस हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस किया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा OH. ये थी मीथेन. अब ये बना है मिथाइल अल्कोहल. अब मिथाइल अल्कोहल मीथेन का डेरिवेटिव है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड ऑफ कार्बन, फिर हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं. कार्बन मस्ट है. कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन, क्लोरीन और उसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी आते हैं. तो इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फिर इनकी अक्रेंस क्या है, मतलब कहाँ से हमें मिलते हैं. पहले तो ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे अकर नेचुरली एज वेल एज दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज. उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ पे अप्लाई करते हैं. ये पेट्रोलियम है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इसमें आता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन है. इसका अगर फॉर्मूला देखें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन है. और इसकी रिफाइनिंग से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं. जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें पेट्रोलियम है और गैस है और उसके बाद केरोसिन ऑयल है, उसके बाद गैसोलीन है. ये सब पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस है जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं. तो इन सब की जो रिफाइनिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम आगे यूटिलाइज करके तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. हम उसको कहते हैं कि ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें प्लांट्स से, एनिमल्स से जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो या आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको यूज करके जब मेडिसिन हम बनाते हैं तो वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही उसको भी स्टडी करेंगे. तो ये सारा जो है उसकी एप्लीकेशन में आ गया. और नेक्स्ट आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा था कि केमिस्ट्री विद डील्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. मतलब वो चीजें जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की उसके अलावा बाकी जितनी भी है वो सारी इनऑर्गेनिक में आएंगी. तो कार्बन और इसके जो डेरिवेटिव्स, उसके कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं. तो कार्बन को निकाल के बाकी जो है एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. और इसकी एप्लीकेशन में फिर देखते हैं ग्लास है, सीमेंट है, सिरेमिक है, मेटलर्जी है, ये सब जो है वो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा. ग्लास कैसे बनता है, सीमेंट, सिरेमिक, मेटलर्जी मीन के प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स हैं. मेटल्स जो हैं वो जमीन के अंदर से निकलती हैं तो वो कंपाउंड की फॉर्म में होती हैं. उसको प्योरीफाई करने का जो मेथड है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू ही स्टडी करेंगे. बायोकेमिस्ट्री.
बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बायोकेमिस्ट्री मीन के केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब इसमें बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस इन लिविंग थिंग्स। वैसे तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन हम स्टडी करते हैं, ये जो है वो केमिस्ट्री की ही डेफिनेशन है कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर्स। लेकिन यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन इन प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स जो है अपनी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे फूड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है और फैट है। अगर हम इन तीनों चीजों को देखें तो ये हमें प्लांट से मिलती हैं। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इसकी एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स में बनता है। और फैट जो है वो जैसे ऑयल है, तो ऑयल जो है वो सीड से निकलता है, सीड्स हमें प्लांट से मिलते हैं। प्रोटीन है, ये हमें एनिमल से मिलती है, तो एनिमल्स जो है वो एनिमल से भी मिलती है, प्लांट से भी मिलती है। जितनी भी पल्सेस हैं, वो जो दालें जो होती हैं उनमें प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन जो है वो हमें एनिमल्स से भी मिलती है। तो ये जो तीन हमारे मेजर कंपोनेंट है हमारी फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अब ये इनमें से मैं एक ही एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और एज ए फूड यूज होता है, ये प्लांट में सिंथेसाइज होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसके रिएक्शन क्या है, ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। सपोज कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो कंपोजिशन में क्या आएगा, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और फिर हम इसको ये देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि ये जो ग्लूकोज है उसकी ये कंपोजिशन है। उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर ये है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किस तरह से इसके अंदर जो है वो अरेंजमेंट है। फिर रिएक्शंस आते हैं कि जो लिविंग थिंग्स जो है जब इसको कंज्यूम करते हैं, जब इसको खाते हैं तो इनके बॉडी में जाके किस तरह से ये रिएक्ट करता है। ये इसका जो मेथड है, मेटाबॉलिज्म का मेथड है वो क्या है, किस तरह से ये डाइजेस्ट होता है, ये सारा हम लिविंग थिंग्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो ये जो चीज आती है वो बायोकेमिस्ट्री में आती है। अब इसके एप्लीकेशन हम देखते हैं। एप्लीकेशन में आता है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, के बायोमोलिक्यूल्स जो है वो इनकी सिंथेसिस कैसे उनको प्रिपेयर करना है। मतलब जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। प्लांट्स में ये सिंथेसाइज होगा, प्लांट्स को ग्रो करना है और उनको कौन कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए। और जब ग्लूकोज बन जाएगा तो फिर जब हम यूटिलाइज करते हैं, इसको खाते हैं, तो हमारे बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मतलब इसमें किस तरह से ये डाइजेस्ट होता है, हम इससे किस तरह से एनर्जी गेन करेंगे। तो ये सारा जो है वो ये बायोमोलिक्यूल है ना। बायोमोलिक्यूल मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट जो है ये बायोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस और उनका मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्टडीज में करते हैं। फिर लिविंग थिंग्स जो है वो किस तरह से एनर्जी गेन करती है बायोमोलिक्यूल से। ये आ जाएगा कि हमने खाना खाया है तो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हुआ और उसमें से जो है वो हमें एनर्जी मिली है। तो ये एनर्जी जो है वो किस किस स्टेप से गुजर के ये खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, ये सारा बायोकेमिस्ट्री में आएगा। फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द डिजीज, और अगर डिजीज कोई हो जाती है तो डिजीज जो है उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजेस आती हैं। और फिर मेडिसिन का आ गया कि हम अगर कोई डिजीज है तो उसको कंट्रोल करना है, तो मेडिसिन जो है वो किस तरह से बनाई जाए कि वो बॉडी के पार्ट्स को डैमेज किए बगैर जो है वो डिजीज को कंट्रोल कर सके।
और फूड साइंस है, तो फूड साइंस का मतलब कि फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से कैसे हम ग्रो कर सकते हैं और उसको फिर प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, कौन सी फूड जो है वो इंसानों के लिए बेहतर है। और फिर एग्रीकल्चर का आ गया क्या, प्लांट्स की ग्रोथ का भी आता है, उसमें एनिमल्स का भी आ जाता है। तो प्लांट्स जो है वो हमने किस तरह से सीड की कौन सी वैरायटी यूज करनी है कि कम टाइम में हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। और इसी तरह से अगर हम पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं तो पोल्ट्री फार्म में जो कुछ मुर्गियां जो है अंडों के लिए यूज होती हैं, कुछ जो है उनके गोश्त के लिए वो यूज होती हैं। तो उनको कौन कौन सी खुराक जो है वो उन मुर्गियों को देनी है जिनके अंडे यूज होने हैं, और कौन सी है जिनका गोश्त यूज होना है। तो ये सारे जो रिसर्च है वो सारी बायोकेमिस्ट्री में आएगी, ये इसकी एप्लीकेशन में आता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने उन कंपाउंड्स को डील करना है, उनकी प्रिपरेशन करनी है जो कि कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो कमर्शियल स्केल पे मतलब लार्ज स्केल पे हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक केमिकल्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और अमोनिया, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज होंगे बाकी चीजों की प्रेपरेशन के लिए, जिनको हमने लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्लोरीन जो है वो कहाँ पे यूज होगी, क्लोरीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उससे ब्लीच बनता है। तो इसी तरह से क्लोरीन जो है वो वाटर में से अगर क्लोरीन को पास करते हैं तो जर्म्स खत्म हो जाते हैं उससे। वाटर क्लोरीनेशन के लिए यूज होती है, स्विमिंग पूल वाटर हो या ड्रिंकिंग वाटर हो, उसकी क्लोरीनेशन के लिए हम क्लोरीन को यूज करते हैं। इसी तरह से अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया जो है वो ऐसे रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो जितनी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें अमोनिया यूज होता है। तो सोप, डिटर्जेंट और पेंट और पेपर है, तो सोप और डिटर्जेंट की बात करते हैं तो इसमें कास्टिक सोडा यूज होता है। इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में जो है वो हमारे पास ये बेसिक केमिकल्स जो हैं वो यूज होते हैं, जो ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। और इनको हम लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में, और ताकि हम इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकें जो हमें डेली लाइफ में जिनकी जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये आता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और रेडिएशन इमिट करते हैं। तो वो जो रेडिएशन इमिट करते हैं उनकी जो स्टडी है हम उसको कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी की स्टडी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसको हम कहेंगे ये जो मिशन ऑफ रेडिएशंस है फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनको स्टडी करना, फिर उसके जो रेडिएशंस के लिविंग थिंग्स पे क्या इफेक्ट्स हैं, रेडिएशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रेडिएशंस का हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, ये सारा जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी में स्टडी करते हैं। और इसी तरह से न्यूक्लियर प्रोसेस और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जब वो रेडिएशन इमिट करते हैं तो उनके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आती हैं और उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा। और इसके एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा हैं। जो मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ है और एटॉमिक एनर्जी का यूज है। अब एटॉमिक एनर्जी जो है कि हम एटम को यूज करके किस तरह से हम एनर्जी गेन कर सकते हैं और उस एनर्जी को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर स्टडी इफेक्ट ऑफ द रेडिएशंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स को, जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स से रेडिएशन इमिट कर रहे हैं उसका प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होता है और हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। और उसके बाद जो है वो रेडियोथेरेपी है कि रेडियोथेरेपी जो है वो कुछ डिजीज हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं रेडिएशन से, जैसे कैंसर है, ट्यूमर ट्रीटमेंट है। कैंसर में सेल्स जो है उनकी डिवीजन बहुत ज्यादा होती है कि इतनी ज्यादा डिवीजन होती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इन सेल्स को रेडियोथेरेपी से हम इनकी डिवीजन को कंट्रोल कर सकते हैं।
उन सेल्स को ही खत्म कर देते हैं जो कि डिवाइड होके तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह से ट्यूमर है, जैसे ब्रेन है एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, तो रेडिएशन से उस ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है। इसी तरह से फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, रेडिएशन से हम फूड को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। रेडिएशन से जर्म्स जो हैं वो उनको ख़त्म करके तो फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। और सबसे बेहतर जो काम है इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय यूजिंग द एटॉमिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में, तो उसके जो सोर्सेज हैं वो है वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, कोल इलेक्ट्रिसिटी है, और एक है गैस, कि हम वाटर से, कोल से और गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो तो ठीक है, लेकिन कोल और गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे एयर में पोल्यूशन होती है। एटॉमिक एनर्जी को यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे पोल्यूशन नहीं होगी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, it deals with the components of the environment and effect of human activities on the environment। इसमें हमने स्टडी करना है कि हमारे पास एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से हैं हमारे पास, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। तो अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो उसमें आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग की बात करते हैं तो इसमें आता है वाटर है, सॉयल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एयर है। मतलब वाटर में जो है वो सी, रिवर, कैनाल ये सारे उसमें आ जाते हैं। और सॉयल की हम बात करते हैं तो इसमें प्लेन एरियाज, माउंटेन्स ये सारे आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन लिविंग में आती हैं। तो अगर हम देखते हैं तो लिविंग थिंग्स जो है वो किसी न किसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड करती हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने ये स्टडी करना है कि ये एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनका इन पे क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में से वेस्ट वाटर भी निकलता है और उसमें से वेस्ट गैसेस भी निकलती हैं। तो वेस्ट गैसेस से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगी, और वेस्ट वाटर से वाटर पोल्यूशन भी होगी और सॉइल पोल्यूशन भी होगी। अब एयर पोल्यूशन जो है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स को इफेक्ट करती है, वाटर पोल्यूशन भी इफेक्ट करती है और सॉइल पोल्यूशन भी इफेक्ट करती है। प्लांट्स जो है पोल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं तो वो सही तरीके से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स उन प्लांट्स को खाएंगे तो उनको भी डिजीज होगी, वो भी सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से वाटर्स जो है, अगर पोल्यूटेड वाटर यूज करते हैं तो ना तो प्लांट्स सही तरीके से ग्रो करेंगे और एनिमल्स जो है उनमें भी डिजीज आएंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आती हैं। और दूसरा ये है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो हमें, इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज करके हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं। मसलन अगर हमने एक इंडस्ट्री लगाई है तो उसके वेस्ट वाटर को रिफाइन करके हम अगर उनको सी वाटर में ऐड करें या रिवर्स में उनको उस पानी को डालें तो उससे वाटर पोल्यूशन जो है वो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडस्ट्री से वेस्ट गैसेज जो निकल रही हैं अगर उनको भी फिल्टर कर दिया जाए तो भी हम जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको कम कर सकते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास अगर कोई सैंपल है तो फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, जब उसकी एनालिसिस करनी है तो उसको सबसे पहले हम उसकी सेपरेशन करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और उसके बाद उसकी एनालिसिस है। एनालिसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस का ताल्लुक जो है वो कंपोजिशन से है। इससे हम किसी चीज की क्वालिटी देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो सब्सटेंस है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, हमें ये देखना है कि उसमें कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स से मिलके ये बना है। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
अब उसके बाद जब हम इसकी क्वांटिटी में आते हैं तो कितनी कार्बन है, कितने परसेंट इसमें कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है और कितने जो है वो ऑक्सीजन है, ये हमें पता चलेगा तो फिर हम इसका फॉर्मूला लिख सकेंगे कि ये C6H12O6 है। ये हमारे पास जो है ये क्वालिटेटिव था और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो किसी भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए हम इन दोनों एनालिसिस के मेथड को यूज करते हैं। पहला जो है वो क्वालिटेटिव और उसके बाद क्वांटिटेटिव, और इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो वो है फूड में, इसकी एप्लीकेशन है फूड एनालिसिस में, और फिर है वाटर में, और उसके बाद एनवायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस। मतलब फूड जो है उसको हमने एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और इस तरह से वाटर है तो वाटर फॉर एग्जांपल अगर वाटर जो है कंटेमिनेटेड है तो हम उसको भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। फिर एनवायरमेंटल है, उसके बाद क्लिनिकल है, क्लिनिकल में जैसे यूरिन या ब्लड सैंपल है तो उनको एनालाइज करना है, तो ये सारा जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। आज का टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और मैं जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो मैं उनका रिप्लाई भी करूंगी। और इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।